हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एविडेंस एक्ट के सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट सेक्शंस देखेंगे सारे जो इस एग्जाम के पर्पस से इम्पोर्टेंट है। कौन से? एआईबी एग्जाम के लिए। ठीक है। और इस वीडियो का सिर्फ मेन पर्पस ये है कि जब हम लोग एमसीक्यूज करेंगे एग्जाम्स वाले दिन, जैसे हमने कोई क्वेश्चन देखा वो हमारे माइंड में एट ए टाइम क्लिक कर जाए, हाँ हमने बेर एक्ट में कहीं तो पढ़ा है, और हम उसको आसानी से, बिल्कुल आसानी से हम उसको ढूंढ सके। ठीक है। तो इस वीडियो को हम बिना टाइम वेस्ट करे अब शुरू करते हैं। और देखो, आपको पहले 5 मिनट में ही पता लग जाएगा कि हाँ वीडियो यूजफुल है कि नहीं। आगे जाके टाइम मत वेस्ट करना, अब नहीं है इतना टाइम। ठीक है, समझ आ रही है तो आगे देखना, वरना नहीं कोई और वीडियोस देखो फिर। चलो। और जो जो एमसीक्यूज मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं बीच में बताती चलूंगी। आ जाओ पहले पे। और अपना बेरेक्ट साथ लेकर बैठो ताकि हमें पता हो क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। ये हमें पढ़ने की कुछ नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट इंटरप्रिटेशन क्लोज हमें किसी भी एक्ट का नहीं छोड़ना होता है। पहले आ जाओ कोर्ट पे। कोर्ट में सिर्फ इन्होंने ये बोला, और देखो थोड़ा स्पीडली चलेगा तो ठीक है, तो मैच करना उस स्पीड को भी। कोर्ट में क्या है, इंक्लूड है सारे जजेस, मैजिस्ट्रेट, सारे पर्सन हैं, पर आर्बिट्रेटर इंक्लूड नहीं होता। कौन है ये सारे पर्सन? वो सारे पर्सन जो लीगली ऑथराइज होंगे एविडेंस लेने के लिए। अगला आ जाओ फैक्ट। फैक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है मेंटल। पहले में फिजिकल है और दूसरे में मेंटल फैक्ट है। ठीक है। अगले पे आ जाओ रेलेवेंट। रेलेवेंट में सिर्फ ये बताया है एक फैक्ट दूसरे से कैसे रेलेवेंट है, वो हम आगे के प्रोविजन में सेक्शन 5 से 55 में देखेंगे। और ये सारे जो है डील करते हैं रेलेवेंट फैक्ट के ऊपर। फिर आ जाओ फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू, एक पार्टी ने कुछ बोला, दूसरी पार्टी ने उसको एलेज करा, उसको मना किया, उसके कॉन्ट्रेरी बोला, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी फैक्ट इन इशू। तो कोई भी फैक्ट जिसकी एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट, किसी भी राइट का, लाइबिलिटी का, डिसेबिलिटी का एक पार्टी एजर्ट करती है और दूसरी पार्टी क्या करती है? डिनाई करती है। दैट इज फैक्ट इन इशू। ओके। द फैक्ट टू बी असर्टेड और डिनाइड इन द आंसर टू सच इशू, वो हो जाता है हमारा फैक्ट इन इशू। डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी चीज। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है? एक्सप्रेस होना जरूरी है? नहीं, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, कुछ भी हो। अब यहाँ पे क्या है, एक ऑप्शन दे देते हैं साइंस। क्या साइंस भी इंक्लूड है? आंसर इज नो। क्यों? यहाँ पे हमें पर्टिकुलर दे रखा है लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, और मैंने इसको किस वर्ड से याद कर रखा है? ट्रिक से, एमएफएल। कुछ भी, मार्क्स हो गया, फिगर हो गया, लेटर्स हो गया। बाय मोर देन वन दिस और विच मे बी यूज। और डॉक्यूमेंट किस पर्पज के लिए होना चाहिए? रिकॉर्ड करने के लिए उस मैटर को। अगले पे आओ, एविडेंस। एविडेंस में ओरल एविडेंस भी इंक्लूड है, डॉक्यूमेंट्री भी इंक्लूड है। अब ओरल कौन से हैं? सारी स्टेटमेंट जो कोर्ट परमिट कर देती है वो हो जाते हैं हमारे ओरल एविडेंस। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी इंक्लूड करते हैं। देखो, जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉ है बीएसए, उसमें मेन जो है हमारा ई रिकॉर्ड्स का ही उसमें एंटर है, उसी की वजह से ज्यादा मेजर चेंजेस या माइनर चेंजेस आए हैं। ठीक है, बट हम एविडेंस पे ही अभी लिमिट रखेंगे क्योंकि एविडेंस से ज्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। ओके। अगले पे आ जाओ। देखो, बेयर एक्ट हम सिर्फ तभी इतना मोटा मोटा पढ़कर जा रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए, हम कंफ्यूज ना हो कि ये वाला कौन से ही बेयर एक्ट से आ गया, कौन से ही एक्ट से आ गया, मेरे को तो एक्ट ही नहीं पता। इस वजह से हमें थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी होता है। प्रूव डिसप्रूव छोड़ दो, अगले पे आ जाओ सीधा। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। और जबकि अब ये जो बीएसए में है ये चला गया सारा को सारा डेफिनेशन क्लॉज में। ठीक है। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव। कंक्लूसिव प्रूफ जो है हमें सिर्फ 4 सेक्शंस में देखने को मिलता है, दैट इज 4, 41, 112, 113। मैंने 112 में पहले भी बताया था, जिसमें हमने उसकी बात करी थी लेजिटिमेसी की। ठीक है, लेजिटिमेसी की हमने उसमें पहले भी बताया था कि 112 में जो है कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है। ओके। अब आ जाओ सेक्शन 5 में। एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स एंड इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। सेक्शन 5 से 55 जो है बात करता है रेलेवेंट फैक्ट की। हम एविडेंस दे सकते हैं कि वो फैक्ट इन इशू एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है, या रेलेवेंट फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो नॉर्मल सिर्फ बता रहा है कि रेलेवेंट फैक्ट के बारे में है क्या। क्योंकि इन्होंने बोला सेक्शन 6 से हम जब देखेंगे हमें तरह तरह के रेलेवेंट फैक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहले मैंने बोला रेस जेस्टे, जो हमने एमसीक्यूज में पढ़ा था। रेस जेस्टे मतलब जो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, कनेक्टेड, एक फैक्ट दूसरे से इतना कनेक्टेड है कि ये साथ में ही हो रहे हैं, सेम ट्रांजेक्शन में हो रहे हैं। इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे मैंने बताया था कि ए को बोला कि ए ने जो है बी को मारा, तो यहाँ पे जितने भी बाइस्टैंडर्स खड़े हैं और ये कुछ बोल रहे हैं, तो ये सेम ट्रांजेक्शन का ही पार्ट फॉर्म कर रहे हैं, और ये सारा फैक्ट क्या हो जाता है? रेलेवेंट फैक्ट हो जाता है। ठीक है। सेवेंथ में फैक्ट्स जो, अब देखो इसमें टाइटल में हमें सिर्फ ये देखने को मिलेगा, और कोई बच्चा इस आंसर को ढूंढने लगेगा डायरेक्ट में, उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन के अंदर कई सारी चीजें हैं। ओकेजन, कॉज, इफेक्ट के अलावा, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट के अलावा क्या है?
रेलेवेंट फैक्ट्स या फैक्ट एंड इशू का तो ठीक है, ओकेजन, कॉज या इफेक्ट, इसके साथ ही स्टेट ऑफ थिंग्स के बारे में भी है और अपॉर्चुनिटी के बारे में भी है। एक क्वेश्चन जो आता है कि लास्ट सीन अपॉर्चुनिटी, वो कहां से आता है? सेक्शन 7 से ही आता है, लास्ट सीन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वो सेक्शन 7 से ही हमारा डिराइव है। सेक्शन 8 पे आ जाओ। मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट। कंडक्ट कौन सा हो सकता है? प्रीवियस भी हो सकता है और सब्सिक्वेंट भी, कि अगर कोई ऑफेंस हुआ उससे पहले तूने क्या किया, मतलब कि तूने जहर खरीदा, पॉइजन खरीदा, यहाँ पे कंडक्ट हुआ, ए ने बी को मार दिया। कैसे मारा? जहर खरीद के। तो यहाँ हो गया ये प्रीवियस कंडक्ट। सब्सिक्वेंट कंडक्ट, अब उसकी लाश को छुपाने ले गया बी, बी की लाश को छुपाने ले गया, कौन ले गया? ए। तो ये दिखा रहा है उसका बाद वाला कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो ये सारे फैक्ट्स कैसे माने जाएंगे? रेलेवेंट फैक्ट। ओके, अगले पे आ जाओ। सेक्शन 9। सेक्शन 9 में मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे जो वर्ड इंक्लूड है टीआईपी, दैट इज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। इसमें अब मैं टाइटल पढ़ूंगी, यहाँ पे है सिर्फ एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा कोई भी फैक्ट जो एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस तो करता है किसी चीज को, किसको? फैक्ट एंड इशू को, रेलेवेंट फैक्ट को, बल्कि सपोर्ट भी करता है, रिबट भी करता है कोई भी इन्फ्रेंस। कोई चीज की, थिंग की आइडेंटिटी बताता है, किसी पर्सन की आइडेंटिटी, ये आ गया टीआईपी वाला, पर्सन की आइडेंटिटी बताता है। टाइम या प्लेस के बारे में बताता है, पार्टीज के बीच में रिलेशन बताता है। क्या? कोई भी फैक्ट, वो सारे फैक्ट जो है रेलेवेंट फैक्ट माने गए हैं। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसका। ए जो है एक्यूज्ड है क्राइम का। द फैक्ट डेट, देखो ए ने क्या है, कोई क्राइम किया, फैक्ट की कमीशन, क्राइम होने के बाद अपने ए घर से भागा हुआ दिखा, तो ये तो रेलेवेंट हो गया सेक्शन 8 में। क्यों? उसका यहाँ पे सब्सिक्वेंट कंडक्ट दिखा रहा है कि जैसे उसने क्राइम किया वो भागकर चला गया अपने गांव में, अपने घर पे, एज अ कंडक्ट सब्सिक्वेंट टू एंड फैक्ट इन इशू को अफेक्ट कर रहा है, तो ये तो सेक्शन 8 में रेलेवेंट हो गया। पर द फैक्ट डेट एट द टाइम जब उसने घर छोड़ा, उसको अर्जेंट बिजनेस के लिए जाना पड़ गया, तो वो वहां पे चला गया, तो ये क्या चीज बताती है? उसका फैक्ट को एक्सप्लेन कर रही है। अभी हमने क्या बोला कि वो अपने घर को छोड़कर चला गया, तो सेक्शन 9 बोल रहा है जब उसने ये चीज एक्सप्लेन करी, तो इस एक्सप्लेनेशन वाला जो फैक्ट हो गया, अब ये यहाँ पे रेलेवेंट हो गया सेक्शन 9 में, क्योंकि अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? जो एक्सप्लेन करता है या इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगले पे आ जाओ, सेक्शन 10 पे। जो भी थिंग्स सेड या डन है कॉन्स्पिरेटर के द्वारा, यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताया है। सेक्शन 11 पे आ जाओ। सेक्शन 11, ये वाली जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ AIBE एग्जाम के लिए है, कोई और पर्पज के लिए वीडियो नहीं है, मैं पहले बता देती हूँ। ठीक है, कोई भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रॉपर एक एक सेक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक सेक्शन पे ज्यादा लंबी वीडियोस जाती हैं, बट ये सिर्फ इस पर्पज से है क्योंकि ये ओपन बुक टेस्ट है, हमें पता है। चलो सेक्शन 11, जहां पे हमने बोला था प्ली ऑफ एलिबाई आती है, जब फैक्ट्स अदरवाइज रेलेवेंट नहीं है, वो रेलेवेंट हो जाते हैं कब? जब वो इनकंसिस्टेंट है, किसके साथ? फैक्ट इन इशू है, रेलेवेंट फैक्ट के साथ, या वो ऐसे फैक्ट को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बना देते हैं। मतलब वही कैलकाटा वाला एग्जाम्पल हो गया कि ए ने बोला कि दिल्ली में क्राइम हुआ, भाई मैं तो लखनऊ था, तो ये क्या हो गया? हमारा एलिबाई। ओके, सेक्शन 12 में कुछ नहीं है, सिर्फ डैमेजेस के बारे में है, कोई बात नहीं। 13 में राइट और कस्टम्स के बारे में है। 14 में क्या है? 14 में भी हमें अंदर से पॉइंट्स क्या पूछते हैं, देखो अब इसका टाइटल बता रहा है सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी या बॉडली फीलिंग। अब यहाँ पे अंदर बोला है स्टेट ऑफ माइंड, तो ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड में क्या? इंटेंशन, नॉलेज। अब देखो अगर वर्ड आया मोटिव, मोटिव आया तो है वो सेक्शन 8, बट इंटेंशन आया तो वो है सेक्शन 14। इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल, गुडविल, किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्रति, टूवर्ड्स, या कोई भी स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडली फीलिंग, वो सारे फैक्ट्स यहाँ पे रेलेवेंट माने जाते हैं। और कोई भी फैक्ट जो क्या दिखा रहा है? एग्जिस्टेंस हमारे स्टेट ऑफ माइंड का, मस्ट शो कि वो स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट करता है पर्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग ही, जनरली नहीं दिखाना, हमें पर्टिकुलरली दिखाना है यहाँ पे। ओके, और क्या है यहाँ पे? द प्रीवियस कमीशन बाय द एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, वो भी रेलेवेंट है, मतलब कि जो प्रीवियस कन्विक्शन का क्वेश्चन आता है वो भी रेलेवेंट माना गया है सेक्शन 14 के अंदर। सेक्शन 15 पे आ जाओ। सेक्शन 15 देखो, सेक्शन 8 और 14 के एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना एक बार, क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज बनते हैं 8 और 14। ठीक है, फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल या इंटेंशनल, ये एमसीक्यूज में आया था कि कैसे पता लगेगा एक्ट क्या है, एक्सीडेंटल है इंटेंशनल। जब हम इसके पहले इलस्ट्रेशन को पढ़ेंगे हमें समझ आ जाएगा कि ए जो है बार बार अपने घर को जलाया जा रहा था, क्यों? और इंश्योरेंस से पैसे लेने थे, इस वजह से अपना घर जलाता, इंश्योरेंस वाले पैसे ले लेता, फिर नया घर बनाता, फिर जला देता, इंश्योरेंस के पैसे ले लेता। इसका मतलब ये जो उसका एक्ट था वो इंटेंशनल था, वो जान करके कर रहा था। ठीक है,
16 कुछ नहीं है, बिजनेस के बारे में। 17 इंपॉर्टेंट जो एडमिशन के बारे में बता रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट चाहे ओरल हो, डॉक्यूमेंट्री हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, जो भी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के बारे में बताते हैं, दैट इज कंसीडर्ड टू बी एडमिशन। कोई भी स्टेटमेंट कर रहा है बंदा, अब वो कोई पार्टी भी कर सकती है, कोई रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, वो सेक्शन 18 में दे रखा है, 19 में भी दे रखा है कि एडमिशन कौन कर रहा है, वो पर्सन जिसकी पोजीशन हमें प्रूव करनी होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सेक्शन 17 18 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 20 वो पर्सन जिसको एक्सप्रेसली रेफर किया गया है, जैसे क्वेश्चन की ए ने जो है बी को घोड़ा दिया और बोला भाई ये साउंड है कि नहीं। ए कहता है बी को जा सी से जाके पूछ ले, सी को सब पता है, तो जो भी सी बोलेगा वो एडमिशन माना जाएगा। ओके। सेक्शन 21 में जो हमें दो तरह के एडमिशन बताते हैं, एक आता है सेल्फ सर्विंग एडमिशन। इस स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद पता लगता है दो तरह के एडमिशन, सेल्फ सर्विंग और सेल्फ हार्मिंग एडमिशन। ओके। 22 पे आ जाओ। 22 इंपॉर्टेंट नहीं है, ओरल एडमिशन के बारे में बताई है। 22A इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। 23 यहाँ पे जो है, इसको पहली बात तो हम कहते हैं नो प्रिजुडाइज क्लोज, और एक बोलते हैं हम इसको प्ली ऑफ प्रिविलेज। और ये वो एडमिशन है जो सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस की बात करता है कि सिविल केसेस में कब रेलेवेंट होगा। ओके। 24 से हमें आगे देखने को मिलेगा, ये कन्फेशन के बारे में बात कर रहा है, बट कन्फेशन ऐसा कहीं भी डिफाइन नहीं कर रखा। कन्फेशन जो भी कहां से हो रही है, टीआईपी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड वाला नहीं, रेदर थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस वाला टीआईपी। तो कोई भी कन्फेशन ऐसे हो रही है, वो कब इररेलेवेंट मानेंगे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। ठीक है। 25 में सिर्फ पीओ को, जो पुलिस ऑफिसर है, उनके आगे बोला है कि कोई भी कन्फेशन तुम पुलिस ऑफिसर के आगे कर रहे हो भाई नहीं माना जाएगा। बट अगर पुलिस कस्टडी में कर रहे हो भाई नहीं माना जाएगा, बट हाँ मैजिस्ट्रेट के आगे कर रहे हो तो वो चीज वैलिड है। सेक्शन कौन सा है सीआरपीसी का जो कन्फेशन की बात करता है मैजिस्ट्रेट के आगे, दैट इज सेक्शन 164। ओके। ये हो गया 26। 27 पे आ जाओ। ये मैंने कल भी बताया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पुलिस वाले को मिलती है किस पर्सन से, जो एक्यूज्ड है, पर्सन जो एक्यूज्ड है प्लस वो कस्टडी में होना चाहिए। देखो यहाँ पे दो वर्ड्स ध्यान रखना। पहली बात तो है पर्सन एक्यूज होना जरूरी है, प्लस वो पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए। और अगर उसने कोई भी स्टेट वगैरह बोली है तो उसकी रेलेवेंट होएगी, एडमिसिबल होएगी सिर्फ उतनी कि जितनी की कोई फैक्ट की डिस्कवरी कर रहा हो, ऑफ मच इंफॉर्मेशन वेदर इट अमाउंट्स टू अ कन्फेशन और नॉट, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन हो बट किसी फैक्ट को डिस्कवर कर रहा है, तब वो रेलेवेंट और एडमिसिबल मानी जाएगी। 28 में बोला है कन्फेशन क्या माना जाएगा, कैसे रेलेवेंट होएगा अगर हम इन सबको हटा दें तो, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस को। 29 में तुम कन्फेशन दे रहे हो, अदरवाइज रेलेवेंट, वो इरेलेवेंट नहीं बन जाती कि तुमने कहा था मैं तो नहीं बताऊंगा, ए कहता है बी को भाई तू मेरे को बता दे, कोई नहीं मैं तेरा सच्चा यार हूं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा तूने क्या बोला। तो भाई इस वाले कन्फेशन की बात करी गई है सेक्शन 29 में। सेक्शन 30 में हमें ज्वाइंट ट्रायल की बात की गई है। देखो यहाँ पे हमने बोला ए इलस्ट्रेशन देखो, ए और बी को ज्वाइंटली ट्राई किया सी के मर्डर के लिए। ए कहता है कि मैंने और बी ने मिलके मर्डर किया, तो कोर्ट इसके कन्फेक्शन को दोनों के अगेंस्ट में लेकर जा सकती है क्योंकि इसने कोर्ट के आगे इस चीज को कन्फेस किया है। पर यही चीज अगर बी में पड़े, ए इज ऑन हिज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी, सी के मर्डर के लिए ए का ट्रायल हो रहा था, देयर इज एविडेंस टू शो कि सी को जो है ए और बी ने मारा, और बी कहता है हाँ जी बॉस ए और बी ने ही मिलकर इसको मारा है। ये स्टेटमेंट जो है हम सिर्फ और सिर्फ बी के अगेंस्ट में लेंगे क्योंकि बी ने बोला, ए के अगेंस्ट में नहीं, क्योंकि भाई इसका जो सेक्शन 30 है उसकी मेन कंडीशन है ट्रायल ज्वाइंटली होना चाहिए, जबकि यहाँ पे सिर्फ हमने ए को ही ट्रायल किया था ना कि बी को, और ऊपर वाले में हमने ए और बी को दोनों को ही ज्वाइंटली ट्राई किया था। ठीक है। फिर आ जाओ सेक्शन 31 में। सेक्शन 31 बोल रहा है एडिशन जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एस्टॉपल की तरह ऑपरेट करते हैं। ये हमारे एमसीक्यूज में भी था। अगले पे आ जाओ। ये बात करता है 32 देखते हमें पता है, ये डाइंग डिक्लेरेशन हमें याद आता है। अब ये जो भी कोई स्टेटमेंट है वो रिटन वर्बल कैसे भी फॉर्म में हो सकती है। इसमें जो है 8 क्लॉजेस दे रखे हैं। पहला, कॉज ऑफ डेथ, डेथ के रिगार्डिंग, चाहे वो डेथ उस पर्सन की हो या उसके सिचुएशंस की हो, सर्कमस्टांसेस की हो, पर होनी उसी पर्सन की चाहिए, तो वो बात करता है फर्स्ट वाला। सेकंड में बिजनेस के रिगार्डिंग बात कर रखी है। थर्ड में उसके अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट है जिसका इंटरेस्ट है। फिर राइट्स और कस्टम्स की है, रिलेशनशिप के बारे में है, विल या डीड के बारे में है, सेक्शन 13 में जो मेंशन है राइट्स के बारे में, और व्हेन इट इज मेड बाय सेवरल पर्सन एंड फीलिंग्स रेलेवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन। ये सिर्फ हमें ऊपर से देखने का है, ज्यादा डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है। 33 रेलेवेंसी बताई है, ये भी जाने की जरूरत नहीं है।
34 से आगे क्या है? 34 से स्टेटमेंट्स हैं कुछ कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, जैसे एंट्रीज कर रहे हैं हम बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो कब रेलेवेंट होगी, इसको सिर्फ हमें टाइटल पढ़ना है और कुछ भी नहीं। रेलेवेंसी ऑफ एंट्री पब्लिक रिकॉर्ड में, जब तुम ड्यूटी के दौरान कोई एंट्री करते हो। कोई भी रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट कुछ मैप्स में, चार्ट्स में या प्लान्स के थ्रू बना रहे हो। कोई भी रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट पब्लिक नेचर की है जो, या कोई लॉ बुक्स में स्टेटमेंट है उसकी रेलेवेंसी क्या होगी। इनको सिर्फ हमें ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है, बिल्कुल टाइटल अंदर मत जाना बिल्कुल भी। 39 हम पहले भी पढ़ चुके थे एमसीक्यूज में। बट एविडेंस टू बी गिवन, भाई इतनी लंबी कन्वर्सेशन है, भाई इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसमें से मैं कौन सा दूं एविडेंस में, कौन सा जरूरी है, जो कोर्ट को जरूरी लगता है, जो भी कोर्ट को जरूरी लगता है उस पर्टिकुलर केस के हिसाब से वो रेलिवेंट माना जाएगा। ओके, फिर आ जाओ जजमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस कब रेलिवेंट माना जाएगा। तो सेक्शन 40 बात करता है प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट होगी टू बार अ सेकेंड सूट। इसका मतलब अगर कोई ऑलरेडी जजमेंट है वो रेलेवेंट मानी जाएगी अगर सेकेंड ट्रायल हो रहा है सेम फैक्ट्स पे। तो सेक्शन 41 बात करता है जजमेंट इन रेम की। दो टर्म होती है, एक होती है जजमेंट इन रेम, एक होती है जजमेंट इन पर्सोनम। जजमेंट इन रेम मतलब जो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड होती है और ये पार्टीज के अगेंस्ट। तो सेक्शन 41 कौन सा है? जजमेंट इन रेम। इसमें चार चीज है, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमायरल्टी या इंसॉल्वेंसी के ऊपर कोई भी जजमेंट आती है तो। ठीक है, सेक्शन 42 पे आ जाओ। सेक्शन 42 में बोला 41 में जो मेंशन है उसके अलावा बाकी भी जो है पब्लिक नेचर की जजमेंट्स वो रेलेवेंट मानी जाएंगी, पब्लिक नेचर की। और कह रहे हैं जो भी सेक्शन 43 बोल रहे हैं बाकी 40, 41, 42 के अलावा कुछ भी है वो सब कुछ इररेलेवेंट माना जाता है, प्रोवाइडेड अनलेस एक्सेप्शन दे दिया। एक्सेप्शन क्या दे दिया? अगर कहीं और रेलेवेंट बनना आया है उस चीज को तो अलग बात है, वरना 40, 41, 42 के अलावा कहीं पे भी कुछ है वो इररेलेवेंट माना जाएगा। अगले पे आओ 44। 44 पे फ्रॉड कॉल्यूजन बताया है, छोड़ दो। 45 पे ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स हम पढ़ चुके थे, क्या होता है? सपोर्टिव या कॉरोबरेटिव एविडेंस होता है, जो भी एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है वो बाइंडिंग नहीं होता। ओके, 45 ए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ऊपर। 46 ओपिनियन, जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन दे रहे हैं जिस फैक्ट पे वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं ना वो वाले फैक्ट्स भी रेलेवेंट माने जाते हैं। ओके, 47 में हैंडराइटिंग के बारे में बताया है। 47 ए में डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। देखो मैं ये सेक्शंस जो नहीं अंदर पढ़ा रही, मैं उनका टाइटल इसलिए भी पढ़ रही हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमने ये कहीं पढ़ा था। 48 में राइट्स और कस्टम्स के ओपिनियन के बारे में। 49 में यूसेज या टीनेट्स। 50 में रिलेशनशिप के ओपिनियन के ऊपर कब रेलेवेंट होगा, और इसमें हमने पढ़ा था जो रिलेशनशिप है यहाँ पे ब्लड, मैरिज, एडॉप्शन तीनों के ही इंक्लूड करे जाते हैं। ओके, 51 में जो भी ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन है, जब भी हम ओपिनियन लेते हैं किसी का वो रेलेवेंट तो है, पर जिस बल हम कहते हैं ना जिस ग्राउंड पे वो अपना ओपिनियन दे रहा है वो ग्राउंड भी रेलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, आ जाओ 52। 52 से 55 हमें बताया करेक्टर कब रेलेवेंट होएगा। पहली बात तो सिविल केसेस में करेक्टर इररेलेवेंट माना जाता है। सिविल केसेस में हमने बोला कि करेक्टर इररेलेवेंट माना जाता है, पर फैक्ट्स से जो हमारा केस है अगर उसको केस को देखकर लग रहा है कि वो फैक्ट रेलेवेंट है तभी रेलेवेंट मानते हैं, वरना सिविल केसेस में इररेलेवेंट मानते हैं करेक्टर को। 53 में बोल रहा है इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड करेक्टर रेलेवेंट है। अगर एक्यूज ऐसे कहता है कि सर जी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, कोई बात नहीं, रेलेवेंट मानेंगे। बट इसी को हम पढ़ेंगे 54 के साथ कि प्रीवियस बैड करेक्टर रेलेवेंट नहीं होता। वहीं पे सामने वाला पार्टी क्या कह रहा है? सामने वाली पार्टी कह रही है नहीं भाई ये एक्यूज तो बहुत ही गंदे नेचर का है, ये तुम नहीं कह सकते क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं होगा। पर जैसे एक्यूज ने बोला साहब जी मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, अब जो है वो बंदा सामने वाला बोल सकता है भाई ऐसा कोई अच्छा इंसान नहीं है, ये तो बहुत गंदा इंसान है, तब वो रेलेवेंट बन जाएगा। ठीक है, 53 ए में करेक्टर के बारे में या प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में बताया, वो रेलेवेंट नहीं होगा। किस रिगार्डिंग? कंसेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, देखो एक बार मैं 54 पढ़ती हूँ। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में द फैक्ट दैट एक्यूज पर्सन का बैड करेक्टर है इज इररेलेवेंट। भाई अब मैंने बोला मिस्टर एक्स तो बहुत ही गंदा बंदा है, इसने तो चोरी करी है, नहीं मैं ये नहीं बोल सकती अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही इज अ गुड करेक्टर। जब तक एविडेंस नहीं दे देते, मतलब मिस्टर एक्स कह रहे हैं नहीं साहब जी मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, इस केस में मेरा जो मैंने ऊपर एविडेंस बोला कि ये बैड करेक्टर है अब वो रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस कन्विक्शन क्या आता है? एविडेंस माना जाता है बैड करेक्टर का। मैं दिखा दूंगी मिस्टर एक्स का कि देखो प्रीवियसली ये पहले भी कन्विक्ट हो चुका है, इसने चोरी करी थी और इसको सजा मिली थी, तो ये भी क्या है, मैं एविडेंस दे सकती हूँ बैड करेक्टर का। 55 में करेक्टर बताया है एज अफेक्टिंग डैमेजेस। यहाँ पे हमें क्या है, करेक्टर में क्या इंक्लूड है? दोनों चीजें, रेप्यूटेशन भी और डिस्पोजिशन भी। ठीक है,
और यहाँ पे एक चीज और है, एविडेंस जो है हम यहाँ पे जनरल रेपुटेशन का देते हैं, जनरल डिस्पोजिशन का, ना कि पर्टिकुलर का, कि वो बंदा जनरल में कैसा है, एक पर्टिकुलर केस के हिसाब से नहीं, आमतौर पे वो बंदा कैसा है, उसकी रेपुटेशन कैसी है। ओके। ऑन प्रूफ, फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, कौन से फैक्ट्स हैं जो हमें प्रूव नहीं करने, 56 से 58 में बताए हैं। 56 बोल रहा है जो कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले लेगा, मतलब वो वाले फैक्ट्स हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कौन से हैं ऐसे वो फैक्ट्स, 57 में पूरी लिस्ट दे रखी है, देख लेना। 58 पे आ जाओ। 58 में जो फैक्ट्स एडमिट कर लिए पार्टी ने, वो फैक्ट्स जो पार्टी एग्री करती है हाँ हम एडमिट कर लेंगे, या पार्टी अपनी प्लीडिंग्स में एडमिट कर चुकी है, उन्हें फैक्ट्स को हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अरे जब ए ने बोल ही दिया हाँ भाई मैंने पैसे लिए हैं, तो ठीक है, क्या प्रूव करना है, वो तो खुद ही कबूल कर रहा है। ओके। ओरल एविडेंस पे आ जाओ। 59 बोल रहा है प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस, कह रहे हैं जो भी फैक्ट्स हैं सारे ओरल एविडेंस से प्रूव करोगे, पर डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को छोड़कर। ठीक है। और ओरल एविडेंस कैसे होंगे, डायरेक्ट होने चाहिए, जिसने बोला कि हाँ मैंने देखा उसका एविडेंस जो है डायरेक्ट माना जाता है। इसका मतलब हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं होते, हियर से एडमिसिबल नहीं होते। ठीक है। 61 पे आ जाओ। 61 से बात कर रखी है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए, कह रहे हैं डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है, यहाँ पे कंटेंट की बात कर रही है, हम उसको कैसे प्रूव करेंगे, या तो प्राइमरी एविडेंस से या सेकेंडरी से। प्राइमरी कहाँ है, 62 में क्या बोल रहा है, प्राइमरी एविडेंस मतलब वो डॉक्यूमेंट ही ला दो ना, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तुम्हारे हाथ में वही पेश कर दो जज साहब के आगे, वो तुम्हारा प्राइमरी एविडेंस है। किस चीज के लिए, उस डॉक्यूमेंट के इंस्पेक्शन के लिए। अगर मान लो डॉक्यूमेंट कई सारे पार्ट में है, ठीक है, तो हर पार्टी प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। फोटो कॉपी नहीं बोला मैंने, यहाँ पे मैंने सब बोला ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट ही होना चाहिए प्राइमरी एविडेंस में। ओके। देखो इसमें हम क्या है, इनको नहीं पढ़ रहे, क्योंकि देखो ये थोड़ी सी वरना डिटेल चली जाएगी वीडियो, जो कि हम इस एग्जाम में नहीं जा सकते अभी डिटेल में। हमें बस क्वेश्चन मिलने से मतलब है कि हमें क्वेश्चन का आंसर्स मिलना जरूरी है, और उसके लिए हमें जरूरी है पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक कहाँ पे है, इस वजह से हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है। आ जाओ सेक्शन 63 पे, सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस में ये सब इंक्लूड है। सर्टिफाइड कॉपी के बारे में, कॉपी जो हम मैकेनिकल प्रोसेस से बनाते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर वो कॉपीज जो फ्रॉम और कंपेयर्ड करते हैं, हम ओरिजिनल के साथ कंपेयर करते हैं, ऊपर वाले में कॉपीज के साथ ही कंपेयर कर रहे थे। काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये ध्यान रखना, एज अगेंस्ट अ पार्टी जिसने एग्जीक्यूट नहीं किया। और ऊपर आओ सेक्शन 62 पे, यहाँ पे काउंटर पार्ट कौन सा है, एज अगेंस्ट द पार्टी जो एग्जीक्यूट कर रही है। तो प्राइमरी एविडेंस जो एग्जीक्यूट कर रही है वो प्राइमरी एविडेंस है, बट जिसने एग्जीक्यूट नहीं किया वो वाला काउंटर पार्ट सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। मुझे पता है अभी आप लोगों को काउंटर पार्ट का मतलब नहीं पता होगा, बट ये मैं यहाँ नहीं समझाऊंगी, प्लीज आप भी समझिए इस चीज को। फिर है फिफ्थ, ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन, उसने खुद ने वो देखा है, इसलिए हमें ओरल अकाउंट्स के लिए बुला रहे हैं, और वो हमारा माना जाएगा सेकेंडरी एविडेंस। 64 लीव इट। 65 में केसेस बताए हैं हम कहाँ कहाँ सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। मैं सेकेंडरी एविडेंस कहाँ दे सकती हूँ, जहां मैं बोल रही हूँ कि भाई साहब ओरिजिनल तो मेरे पास है ही नहीं, वो तो देखो किसी और बंदे के पास है, ऐसे बोल सकती हूँ। या मैंने बोला कि भाई साहब मेरा तो ओरिजिनल ही डिस्ट्रॉय हो गया, मेरा तो गुम हो चुका है, या ओरिजिनल ऐसा है मैं नहीं उसको हिला सकती, वो मूवेबल नहीं है आसानी से। या मैंने बोला ओरिजिनल ऐसा है जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो मैं नहीं ला पा रही, क्योंकि मैं क्या लाऊंगी, फिर सर्टिफाइड कॉपीज लाऊंगी उसकी, और वो हमारा आता है सेकेंडरी एविडेंस में। ठीक है। या मैंने बोला ओरिजिनल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी ही लगेगी। या मैंने बोला एक ओरिजिनल ऐसा है, इतने सारे पेजेस है, इतने सारे पेजेस है, जी पॉसिबल नहीं है मैं पूरा ओरिजिनल उठा कर ले आऊं, तो इन केसेस में सेकेंडरी एविडेंस अलाउ कर सकता है कोर्ट। ओके। 65 ए और बी स्पेशल प्रोविजंस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बताया है। आगे आ जाओ 66। 66 कहाँ गया, ये रहा, रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस, ये नहीं पढ़ने की जरूरत। 67 प्रूफ ऑफ सिग्नेचर भी नहीं। 67 ए इलेक्ट्रॉनिक। 68 से 72, 68 से 72 हमारा बताया है अटेस्टेशन के बारे में, कह रहा है अगर डॉक्यूमेंट बोला है लॉ ने कि इसको डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाओ, भाई हम तब तक उसको एविडेंस में यूज नहीं करेंगे जब तक कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस उसको अटेस्ट नहीं कर लेता, उसको जब तक हम नहीं बुला लेते। पर प्रोवाइडेड जहां पे जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है हमें उसको टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, पर एक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है दैट इज विल, चाहे वो रजिस्टर्ड हो ना हो उसको टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो बोला प्रोवाइडेड जरूरी नहीं है विटनेस को बुलाएं किस चीज के प्रूफ के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए जो रजिस्टर्ड है, बट एक्सेप्ट विल, हमें विल में बुलाना पड़ेगा टेस्टिंग विटनेस को। अगर कोई टेस्टिंग विटनेस नहीं मिला तो क्या करें, कोई बात नहीं, हैंड राइटिंग या सिग्नेचर तो होंगे, हम उससे मिला लेते हैं कि हाँ यही वो बंदा था।
अगर मानो पार्टी ने खुद ही एडमिट कर लिया कि भाई हाँ ये मैंने ही अटेस्ट किया था, मैंने ही इसको एग्जीक्यूट किया था, अरे भाई काफी है, ये तो बहुत ही बढ़िया प्रूफ हो गया ना फिर एग्जीक्यूशन का। बट अगर उसने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, हम दूसरे एविडेंस से प्रूव कर लेते हैं। बट अगर कोई डॉक्यूमेंट ही ऐसा है जो टेस्टेड है ही नहीं, लॉ ने बोला ही नहीं अटेस्ट करने को, तो कोई बात नहीं, जैसे बाकी सारे डॉक्यूमेंट प्रूव करते हो अनअटेस्टेड वालों को, इस वाले डॉक्यूमेंट को भी फिर वैसे प्रूव कर दो अनअटेस्टेड समझ के। ओके। 73 में कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर, हमने एमसीक्यूज में भी पढ़ा था। कोर्ट खुद भी उस चीज को कंपेयर कर सकती है कि हाँ इसकी राइटिंग इस वाले डॉक्यूमेंट से मिल रही है कि नहीं, या किसी और पर्सन को भी बोल सकती है सेम इस चीज के लिए। और ये वेरिफिकेशन है डिजिटल सिग्नेचर का। 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो एक पब्लिक ऑफिसर के द्वारा बनाया जाता है, कौन कौन से होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। 75 प्राइवेट डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। 76 में बताया है सर्टिफाइड कॉपी, किस चीज की सर्टिफाइड कॉपी, पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी। 77 एक्सप्लेन सॉरी प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, हमने बोला अगर हमें प्रूफ करना है पब्लिक डॉक्यूमेंट के कंटेंट को, वो हम सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड कॉपीज के थ्रू ही प्रूफ कर सकते हैं। ध्यान रखना कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सर्टिफाइड कॉपी के अलावा और कोई कॉपी उस पर नहीं लगती, ठीक है। ये छोड़ देना, प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट्स में क्या है, 79 से 85 सी तक, मैंने कल भी बताया था, 79 से 85 सी तक प्लस सेक्शन 89, ये सारे हैं शैल प्रिजम्पशन वाले, और बाकी सारे 90 ए तक क्या है, मे प्रिजम्पशन वाले, ठीक है। हमें सिर्फ इसमें यही देखना है, 79 से 85 सी एंड 89 ये है शैल प्रिजम्पशन, बाकी सारे 90 ए तक है मे प्रिजम्पशन के बारे में। ओके, अगले पे आ जाओ। ये हो गया 88, 88 ए, ठीक है। 90 में जो प्रिजम्पशन है वो डॉक्यूमेंट है कितने साल पुराने, 30 साल पुराने। और कल मैंने एक बताया था 91, 90 ए में इलेक्ट्रॉनिक वाला होगा तो कितने साल पुराना, 5 साल पुराना, ठीक है। अब आ जाओ 91 पे, जो बात कर रहा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में, क्या बोल रहा है, ये भी हमने पढ़ा था, वो एविडेंस ऑफ टर्म्स जो भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन है, अगर हमने उसको रिड्यूस कर लिया है फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट पे, तो हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके एक्सेप्शंस पढ़ने हो तो पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्शन है, ये बिना डिटेल के नहीं समझा जा सकता। फिर एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट, कल भी मैंने इसके बुलेट पॉइंट्स बनवाए थे। क्या प्रोवाइजो फर्स्ट में मैंने कहा था कि जो इनवैलिडिएट करता है हमारे डॉक्यूमेंट को, जिसमें फ्रॉड, इंटिमिडेशन, इलीगलिटी, वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन, ये सब इंक्लूडेड है। सेकंड में मैंने कहा था टर्म्स साइलेंट, थर्ड में मैंने बोला था कंडीशन प्रेसिडेंट, फोर्थ में बताया था सेपरेट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट, फिफ्थ में बताया कस्टम्स की बात, और सिक्स्थ में बताया एम्बिग्विटी के बारे में। फिर आ जाओ सेक्शन 93 से 98, जो बात करता है एम्बिग्विटी की। एम्बिग्विटी मतलब कोई कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ तो गड़बड़ है। अब वो पेटेंट भी हो सकती है, लेटेंट भी। पेटेंट मतलब हमें दिख रही है गड़बड़ क्या है, जैसे कि 1000 में दोगे 1500 में, भाई इस चीज का तुम एविडेंस नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हें तो प्राइस पता होना चाहिए, एक फिक्स करके बताओ। तो इसका मतलब अगर वो पेटेंट एम्बिग्विटी होगी, एविडेंस अलाउड नहीं है। पर अगर लेटेंट एम्बिग्विटी होगी, उसको क्लियर करने के लिए एविडेंस अलाउड होगा, ठीक है। तो 93 से 98 में यही बताया सिर्फ। अब आ जाओ 99 में, एविडेंस कौन दे सकता है, अगर कोई टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट है और वो अलग जा रही है टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट, कौन एविडेंस दे सकता है, कोई भी पर्सन दे सकता है, हु आर नॉट पार्टीज या रिप्रेजेंटेटिव, वो एविडेंस दे सकते हैं दिखाने के लिए कि अलग से भी एग्रीमेंट था, कोई कंटेम्पोरेनियस एग्रीमेंट था। सेक्शन 100 क्या बोल रहा है कि ये जो चैप्टर था अभी हमने पढ़ा 91 से, कह रहे हैं कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा किसको, इंडियन सक्सेशन एक्ट को, ये प्रोविजंस को अफेक्ट नहीं करेगा। फिर आ जाता है सेक्शन 101 से बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में, ये हमने कल पढ़ा था। बर्डन ऑफ प्रूफ 101 वाला जो होता है नॉन शिफ्टिंग, अगर ए ने बोला भाई बी ने ही कत्ल किया है, तो ए को ही बर्डन ऑफ प्रूफ है, उसको ही प्रूफ करना पड़ेगा। नॉन शिफ्टिंग यहाँ पे बी के ऊपर नहीं जाएगा, बर्डन शिफ्ट नहीं होगा। 102 में मैंने बोला बर्डन शिफ्ट होएगा, क्यों, अगर ए है बी है तो ये बर्डन शिफ्ट होता रहेगा, इसने बोला इसने मेरे को मारा, इसने कुछ बोला, लास्ट में हारेगा कौन, जो अपने पॉइंट्स प्रूव नहीं कर पाया, जिसके ऊपर लास्ट में केस आया पर वो प्रूव नहीं कर पा रहा, तो वो बंदा हार जाएगा फिर। तो ये हाँ होता है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। 103 भी हमने कल पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, एलिबाई वाला, कि भाई दिल्ली में क्राइम हुआ बट मैं तो लखनऊ था, तो कौन प्रूफ करेगा, एक्यूज्ड प्रूफ करेगा, क्योंकि वही तो बोल रहा है, मैं तो वहां था ही नहीं, तो भाई तू प्रूफ कर फिर।
फिर बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। इसका इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, जैसे ए विश करना चाहता है टू प्रूव अ डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी। ए चाहता है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो प्रूव हो जाए, जो डाइंग डिक्लेरेशन बी ने लिखी थी। अरे ए, पहले तू ये तो प्रूव कर बी की डेथ हो चुकी है, डेथ होगी पहले तभी तो तू डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करेगा उसके, ठीक है। 105 में बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज जो है एक्सेप्शंस के तहत आता है। जब एक पर्सन एक्यूज है किसी ऑफेंस का और बर्डन ऑफ प्रूविंग कि भाई मेरा केस ना एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है या किसी स्पेशल एक्सेप्शन में आ रहा है, तो भाई कोर्ट तो ऐसी मानेगी तेरा कोई केस नहीं आ रहा उसमें सर्कमस्टांसेस में किसी एक्सेप्शन में, तुम्हारे ऊपर यहाँ पे स्ट्रिक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, तुम्हें एक्यूज को बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारा केस किसी एक्सेप्शन में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने बोल दिया भाई मैं तो प्रिज्यूम करके चलूंगा ऐसी कोई भी केस था ही नहीं, ऐसी कोई सर्कमस्टांस था ही नहीं जिसमें तुम एक्सेप्शन का बेनिफिट लेना चाह रहे हो। ओके, अगले पे आ जाओ। 106 वही रेस इप्सा लोक्यूटर टिकट वाला एग्जांपल था, इसमें भी ये देख लेना। सेक्शन 107 को हम जानते हैं प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप के नाम से, जहां पे 23 साल की बात है, और जबकि प्रिजम्पशन ऑफ डेथ 108 में है जहां पे 7 साल की बात है। ओके, 109 में है किस चीज का बर्डन ऑफ प्रूफ, रिलेशनशिप का, किसके रिगार्डिंग, पार्टनर्स का, लैंडलॉर्ड टेनेंट का, प्रिंसिपल एजेंट का। अगर हम कह रहे हैं कि भाई इसका कोई इससे रिलेशन नहीं है तो ठीक है भाई, वही पर्सन बोलेगा, उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है जो ये चीज बोल रहा है। मैं बोल रही हूँ भाई ये मेरा टेनेंट है ही नहीं, अरे लैंडलॉर्ड साहब आप ऐसे बोल रहे हो, कोई बात नहीं, फिर आप ही के ऊपर बर्डन है, आप ही बताओ कि ये टेनेंट नहीं है। ऐसे ही ओनरशिप के रिगार्डिंग मैं कह रही हूँ भाई ये मिस्टर एक्स ओनर है ही नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को ही समझाना पड़ेगा, मेरे ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ है कि मेरे को बताना पड़ेगा एक्स कैसे नहीं है ओनर। ओके, प्रूफ ऑफ गुड फेथ एक्टिव कॉन्फिडेंस, आ जाओ आगे, छोड़ दो 111 ये भी छोड़ दो। 112 जो हमने कल भी पढ़ा था, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है लेजिटिमेसी का, और कितने दिनों के अंदर, 280 दिनों के अंदर बर्थ हुआ है तो। ओके, 113 ए, 113 ए में हमारी मे प्रिजम्पशन है, 113 बी में हमारी शैल प्रिजम्पशन है। जो 113 ए वाली है वो बोलता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, जब एक मैरिड विमेन सुसाइड कर लेती है फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, 7 साल के अंदर अंदर अपनी शादी के, तो वहां पे है मे प्रिजम्पशन, कोर्ट प्रिज्यूम करके चलता है कि सुसाइड का अबेटमेंट किया होगा किसने, हस्बैंड ने या किसी भी रिलेटिव ने। और 113 बी क्या बोलता है, डाउरी डेथ के बारे में, कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा क्या, व्हेन द क्वेश्चन इज कि वेदर पर्सन ने डाउरी डेथ किया है या नहीं, और हमने दिखा दिया कि सून उसकी डेथ से पहले उसके साथ क्रुएलिटी हुई है, हरासमेंट हुई है डाउरी के रिगार्डिंग, इसी के कनेक्शन में, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा हाँ डाउरी डेथ ही हुई है। कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, अब यहाँ सर्टेन फैक्ट्स कौन से फैक्ट्स हैं, चाहे वो नेचुरल इवेंट के रिगार्डिंग हो रहा हो, ह्यूमन कंडक्ट है, पब्लिक या प्राइवेट बिजनेस है, ठीक है। इसके सिर्फ एक बार इलस्ट्रेशन देख लेना अगर क्वेश्चन आएगा तो, वरना नहीं आएगा। 115 एस्टोपल कल भी हमने पढ़ा था, मिस्टर ए ने बोला भाई ठीक है मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूं, कल को मिस्टर ए अपना वादे से मुकर नहीं सकता, मना नहीं कर सकता। तो जब एक पर्सन, अब क्या हुआ, ए ने जब प्रॉमिस किया ठीक है भाई मैं तेरे को ये गाड़ी देने को तैयार हूं जो भी है, बी ने उसके बेस पे किसी से लोन लिया, पैसे पूसे अरेंज करे, कल को बी जब ए पास गया, ए अब मना नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि बी ने ए के प्रॉमिस पे कुछ ना कुछ एक्ट कर दिया था। तो जब एक पर्सन डिक्लेयर करता है, सॉरी, तो जब एक पर्सन डिक्लेयर करता है या एक्ट या ओमिशन करता है इंटेंशनली, कॉज और परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू, मैंने तेरे को बोला था ये चीज सच है और तूने उस चीज पे एक्ट किया, भाई ना ही अब मैं ना ही मेरा रिप्रेजेंटेटिव उस चीज से पीछे नहीं हट सकते, हम उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। और 116 में हमने क्या पढ़ा था, टेनेंट को भी स्टॉप किया जाता है, लाइसेंसी को भी। टेनेंट को कब, जब ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द टेनेंसी वो मना नहीं कर सकता क्या, लैंडलॉर्ड का टाइटल, कि ये तो मेरा लैंडलॉर्ड है ही नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकता। कौन नहीं कह सकता, टेनेंट। सिमिलरली 117 में एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी के बारे में गिवन है 117 में, ठीक है, इसका सिर्फ टाइटल ही पढ़ना है। फिर आ जाओ चैप्टर 9 जो बात करता है हमारे विटनेसेस के बारे में। अब आ जाओ सेक्शन 118 पे, हु में टेस्टिफाई, यहाँ विटनेसेस की बात करके कह रहे सारे पर्संस कॉम्पिटेंट है टेस्टिफाई करने के लिए, पर अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ उसको समझ नहीं आ रहा है या रेशनल आंसर्स नहीं देगा तो अलग बात है, वरना सारे पर्संस कॉम्पिटेंट माने जाते हैं। और एक्सप्लेनेशन, ल्यूनेटिक को हमने इनकॉम्पिटेंट नहीं बोला है अनलेस, जब तक कि वो उसको प्रिवेंट ना हुआ हो खुद ही अपनी ल्यूनेसी के कारण, तो अलग बात है, वरना ल्यूनेटिक पर्सन भी इनकॉम्पिटेंट नहीं माना जाता है। 119
विटनेस जो अनेबल है कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब कि डम विटनेस की बात हो रही है, तो वो जो भी लिख कर देगा, साइन से देगा, वो एविडेंस हम कैसे एविडेंस मानेंगे? अपने ओरल एविडेंसेस के तौर पे मानेंगे। ओके, सेक्शन 120 में सिर्फ ये बताया है सिविल प्रोसीडिंग में जो भी पार्टीज होती हैं, हस्बैंड या वाइफ होते हैं, वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस माने जाते हैं। सिमिलरली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी हस्बैंड वाइफ जो है कॉम्पिटेंट विटनेस माने जाते हैं। 121 में जजेस और मजिस्ट्रेट जो है, कोई भी जज या मजिस्ट्रेट को हम कंपेल नहीं कर सकते, इसको छोड़ो एक बार, हम कंपेल नहीं कर सकते किसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कि आपने ऐसा आंसर क्यों दिया या फिर आपने ऐसा फैसला क्यों दिया, पर हाँ, एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट। इट मींस अगर सुपीरियर कोर्ट ने कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस, स्पेशल ऑर्डर दिया है, भाई आओ अपना कंडक्ट बताओ, तो अलग बात है। ओके, सेक्शन 122 में बताया कोई भी पर्सन जो मैरिड है हम कंपेल नहीं कर सकते, बताओ भाई तुम्हारे बीच में क्या बात हुई है, हम नहीं बोल सकते, उनको कंपेल नहीं कर सकते। ठीक है, फिर एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट 123 में और 124 में। 123 में तो हम क्या है, किसी भी पर्सन की बात कर रहे हैं, एविडेंस देने के लिए मना करें, नो वन शैल बी परमिटेड, जो भी अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड्स हैं उसमें से तुम्हें नहीं दिया अलाउड करा जाएगा एविडेंस देने के लिए। बट 124 में ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है और यहाँ पे पब्लिक ऑफिसर को बोला है कि जो ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में कोई डॉक्यूमेंट है उसके रिगार्डिंग तुम कोई भी कम्युनिकेशन डिस्क्लोज नहीं करोगे। कौन नहीं करेगा? पब्लिक ऑफिसर। ओके, 125 में इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, हम किसी भी मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को कंपेल नहीं करेंगे। किसके बारे में? भाई तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, कब मिली, हमें नहीं कुछ भी पूछना। ठीक है, 126 में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में बताया है कि जो भी एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में इंफॉर्मेशन होती है वो उन्हीं के बीच में रहनी चाहिए, डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, प्रोवाइडेड हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। एडवोकेट्स आर अलाउड टू डिस्क्लोज, वकील, प्लीडर, अटर्नी, बैरिस्टर ये डिस्क्लोज कब कर सकते हैं? जब वो कम्युनिकेशन करी है इलीगल पर्पस के लिए, या फिर बैरिस्टर ने, प्लीडर ने, अटर्नी ने या वकील ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब से वो कमेंस किया है उसके साथ काम करना, वो स्टार्टिंग से ही वो फ्रॉड कर रहा है, मेरा क्लाइंट स्टार्टिंग से ही क्राइम कर रहा है। इन दो केसेस में जो है डिस्क्लोजर अलाउड है, वरना अलाउड नहीं है। एंड ऑल्सो एक्सप्लेनेशन देखो इसका, ये जो ऑब्लिगेशन है कि जो भी उनके बीच में बात हुई है वो डिस्क्लोज नहीं करनी, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, जो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था या कुछ भी था कि हाँ आप ये मेरा केस लड़ोगे, उसके खत्म होने के बाद भी ये चीज कंटिन्यू रहती है, तुम्हें डिस्क्लोज नहीं करना होता है। ओके, सेक्शन 127, 128 छोड़ दो, 129 भी, 130, 131, 132 पे आ जाओ, जिसमें ये बताया है विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड की आंसर विल क्रिमिनेट। इसका मतलब हम विटनेस को एक्सक्यूज नहीं करेंगे, जो विटनेस से पूछ रहे हैं उसको बताना पड़ेगा, हम उसको कंपेल कर सकते हैं, पर वो एक्सक्यूज नहीं लेगा इस चीज से कि नहीं मैं तो फंस जाऊंगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं फंस जाऊंगा या एक्सपोज हो जाऊंगा, मेरे को पेनल्टी लग जाएगी, मैं तो नहीं बताता, नहीं वैसा नहीं कह सकता। ठीक है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड क्या बोल रहा है इसका 132 का, कह रहे हैं बट अगर तुमने जहां कंपेल किया है ना विटनेस को, ठीक है, तो तुम क्या है यहाँ पे कोई भी उसका आंसर शैल सब्जेक्ट हिम टू, उसको उस बेस पे तुम अरेस्ट नहीं करोगे जिसके लिए तुमने उसको कंपेल किया है आंसर देने के लिए। 133 अकम्प्लेस, अकम्प्लेस भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाता है, किसके अगेंस्ट? एक्यूज्ड के अगेंस्ट में। 134 कितने विटनेस हो सकते हैं? कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस नहीं है, हो सकता है एक केस में एक्यूज जो है कन्विक्ट हो जाए एक ही बंदे के आई विटनेस के बेस पे, हो सकता है एक बंदा एक्विट हो जाए, कन्विक्ट नहीं बोला, एक्विट हो जाए, बरी हो जाए 10 विटनेस के बेस पे भी, तो नंबर ऑफ विटनेस का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कितने भी हो सकते हैं। ओके, लास्ट पे आ जाओ, ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस 135 ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन, कह रहे हैं जो भी तुम्हें डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं, विटनेस को एग्जामिन करने हैं, कैसे करने हैं, सब कुछ लॉ बताएगा, लॉ में नहीं बताया तो कोर्ट बताएगा। ठीक है, 136 में जज डिसाइड करेंगे कि कौन सा एविडेंस हमें एडमिसिबल करना है, कौन सा नहीं, ये कल भी हमने एमसीक्यू में सॉल्व किया था। कौन डिसाइड करता है एडमिसिबिलिटी को? जज डिसाइड करते हैं। ठीक है, और वही वाले एविडेंस एडमिट करते हैं जो उनको लगते हैं। 137 भी हम कल पढ़ चुके थे, एग्जामिनेशन इन चीफ, मतलब कि मैंने मिस्टर ए को बुलाया, देखो एक्स जो है यहाँ पे एडवोकेट है, उसने मिस्टर ए को बुलाया, वाई एडवोकेट है, उसने मिस्टर, जस्ट वेट, उसने अपनी पार्टी को बुलाया मिस्टर बी को। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, तो जब ये वाला एडवोकेट ए को एग्जामिन करता है दैट इज कंसीडर्ड टू बी एग्जामिनेशन इन चीफ, जब वाई ए को एग्जामिन करता है दैट इज कंसीडर्ड टू बी क्रॉस एग्जामिनेशन, और क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ ए से पूछा, ए को नहीं समझ आया, तो उसको जब क्वेश्चन करता है ए को
कौन? एक्स, उसी बेस पे, तो वो हो जाता है हमारा री एग्जामिनेशन कि वाई भाई साहब आप रुको, आपने क्वेश्चन ऐसे पूछा बट ए को ऐसे से बोलना है, ए ऐसे कहना चाहता है, तो ये एक्स एडवोकेट क्या कर रहे हैं यहाँ पे? री एग्जामिनेशन। ओके, ऑर्डर क्या होएगा? सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर क्रॉस होता है, फिर री एग्जामिनेशन होता है। 139 140 छोड़ दो, 140, अच्छा 140 देखो, विटनेस टू करेक्टर, जो भी विटनेस होता है हम उसको क्रॉस एग्जामिन री एग्जामिन कर सकते हैं। 141 से 143 बात करिए लीडिंग क्वेश्चन की। बताया था मैंने लीडिंग क्वेश्चन मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहां पे आंसर भी उसी के अंदर आ रहा है। ठीक है, कब नहीं पूछेंगे और कब पूछेंगे? कब पूछेंगे? क्रॉस एग्जामिनेशन में। कब नहीं पूछेंगे? लीडिंग क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे एग्जामिनेशन चीफ में या री एग्जामिनेशन पेपर, कोर्ट की परमिशन से हम वो भी पूछ सकते हैं। ओके, और कोर्ट जो है परमिट कर देते हैं लीडिंग क्वेश्चंस पूछने के लिए जब कोई क्वेश्चंस इंट्रोडक्टरी होते हैं, अनडिस्प्यूटेड, जिसपे कोई बहस करने की बात नहीं है, या जो ऑलरेडी इतने सफिशिएंटली प्रूव है, हम उन पे लीडिंग क्वेश्चंस अलाउ कर देते हैं। ओके, एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग छोड़ दो। 145 में सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन बताया है, किसके रिगार्डिंग? की विटनेस को हम क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं उसकी कोई भी प्रीवियस स्टेटमेंट से, जो भी उसने राइटिंग में लिखा था उसके बेस पे। ओके, 146 में बताया है लॉफुल क्वेश्चंस के बारे में। जब भी हम विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करते हैं, हम जो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं वो तो हम पूछते ही हैं, बट हम ये कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं उसकी वेरासिटी टेस्ट करने के लिए, देखने के लिए अपनी पोजीशन, लाइफ इन, उसकी पोजीशन क्या है उसकी लाइफ में, क्या काम करता है, उसका क्रेडिट वगैरह चेक करने के लिए हम आंसर्स पूछ सकते हैं थोड़े बहुत, जो टेंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रिमिनेट करते हैं, एक्सपोज करते हैं, या फिर पेनल्टी या फॉरफीचर लग सकता है। ओके, 147 में विटनेस को हम कब कंपेल करेंगे? नहीं है इंपॉर्टेंट। 148 में कोर्ट यहाँ डिसाइड करता है कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए, कौन से के लिए विटनेस को कंपेल करना चाहिए। प्रॉपर इम्प्रॉपर क्वेश्चंस की बात कर रहा है ये। ओके, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, अगर कोई भी क्वेश्चन मैटर के रिगार्डिंग है, नॉट रेलेवेंट, जो सूट से रिगार्डिंग नहीं है, तो कोर्ट शेल डिसाइड वेदर और नॉट द विटनेस शेल बी कंपेल्ड। कोर्ट डिसाइड करेगा कि विटनेस को कंपेल करें उसके लिए या नहीं। एंड मे इफ इट थिंग्स फिट, वार्न कर देगा विटनेस को। वो विटनेस को ये भी बोल सकता है कोर्ट, भाई देख ले, तू कोई बाउंडेशन में नहीं है ये आंसर देने के लिए, बट अगर तूने दिया तो मैं एविडेंस में तो लूंगा। तो कोर्ट ऐसे भी यहाँ बोल सकता है 148 में। 149 में बताया कि क्वेश्चन जो भी पूछोगे बेटा जी रीजनेबल ग्राउंड हो, कुछ तो बुनियाद रखो, कुछ तो ग्राउंड्स रखो, किस बेस पे पूछना चाह रहे हो। ठीक है, 150 कह रहा है अगर तुमने विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स क्वेश्चन पूछे तो कोई बात नहीं, वो जो कोर्ट है सर्कमस्टांसेस हाई कोर्ट को बता देगा कि हाई कोर्ट जनाब ऐसे ऐसे हो गया था, कुछ ना ऐसे केसेस आ गए थे, इसलिए ना हमें ये ना अनरीजनेबल बेस पे पूछने पड़ गए। ठीक है, तो वो सिचुएशन समझानी पड़ेगी। ओके, 151 और 152 बात करते हैं। 151 बोला इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन, यहाँ पे बोला कोर्ट में फॉरवर्ड, मतलब कोर्ट अलाउ नहीं करेगा, हो सकता है कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने, बट अगर वो इंसल्टिंग या एनोइंग वाले क्वेश्चंस होंगे, कोर्ट शैल फॉरवर्ड, कोर्ट मना कर देगा, नहीं पूछने मतलब नहीं पूछने। ओके, 153 में सिर्फ एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस बताया है, ये वाला मैं नहीं अभी बता सकती क्योंकि बहुत डिटेल में जाएगा वरना ये वाला सेक्शन। 154 हमने कल भी पढ़ा था, होस्टाइल विटनेस, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अनफेवरेबल विटनेस के नाम से जानते हैं। तो कोर्ट क्या करता है? पर्सन जो विटनेस बुलाता है उससे क्वेश्चंस पूछता है जो हो सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन में दूसरी पार्टी पूछता। इसका मतलब कि अगर मिस्टर एक्स जो है ये हमारा एडवोकेट है, ये ए के फेवर में है और जो वाई एडवोकेट है, हमने बोला कि अब ये जो है अनफेवरेबल हो गया, तो जो वाई क्वेश्चन पूछता ना इससे क्रॉस एग्जामिनेशन में, अब क्या है एक्स अपने ही विटनेस से पूछेगा देखने के लिए ये होस्टाइल क्यों टर्न हुआ। और एक क्वेश्चनिंग कहां दे रखी है? 155 में, जहां पे बोला कि वो जो है अपने विटनेस की क्रेडिट जानने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है। और वो क्यों पूछता है? वो कोर्ट को दिखाना चाहता है कि देखो ये अनवर्दी हो चुका है क्रेडिट, वो दिखाना चाहता है देखो इसको तो ब्राइब मिल गई है या इसने इसका ऑफर ले लिया है और ये तभी मेरा अनफेवरेबल हो चुका है, मेरे अगेंस्ट हो गया है। और कहता है जज साहब देखो पहले वाली स्टेटमेंट क्या थी अब इसकी, और ये देखो इनकंसिस्टेंट जा रही है, इस वजह से ये होस्टाइल विटनेस हो चुका है। और क्वेश्चन पूछना उसका प्रॉपर राइट है, वो पूछ सकता है कि मेरा विटनेस मेरे अगेंस्ट क्यों जा रहा है। ओके, अगले पे आ जाओ। 156 में सिर्फ क्वेश्चन जो कॉरोबरेटिंग एविडेंस है वो बता रखा है 156 में। 157 में बता रखा है पहले वाली जो भी स्टेटमेंट है हम प्रूव कर सकते हैं और बाद में कॉरोबरेट उसको कर सकते हैं पहले वाली स्टेटमेंट्स को भी।
और 158 में बताया है कोरोबरेट भी कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं, और अगर हमें कुछ इम्पीच करना है, कंफर्म करना है क्या चीज, क्रेडिट देखने के लिए उस पर्सन की, हम यहाँ पे वो भी कर सकते हैं 158 में। और कौन सी स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है, जो सेक्शन 32 और 33 में पर्सन कर कर आता है, अपनी स्टेटमेंट्स देकर आता है। ओके, 159, 160 और 161 में बताया है रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में, कि विटनेस जो है अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है जो भी राइटिंग उसने करी थी उसको देखने के बाद। ठीक है, 160 भी इसी के रिगार्डिंग है, 161 भी। 162 से 164 में बताया है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि विटनेस को मैंने बोला भाई साहब आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है तो आपको लाना पड़ेगा वो कोर्ट में। ओके, और अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उस क्वेश्चन के ऊपर कि हाँ नहीं ला सकता ये वो सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, हमारा कोर्ट। ओके, 163 में गिविंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड प्रोड्यूस ऑन नोटिस, कि भाई अगर तेरे को मैंने नोटिस दिया है तो तेरे को वो डॉक्यूमेंट लाना है, और अगर मानो नोटिस पे तू डॉक्यूमेंट ले आया तो तुम्हें कोर्ट को बताना भी पड़ेगा, हाँ जी मैंने उसे डॉक्यूमेंट मंगवाया था और वो बंदा डॉक्यूमेंट ले आया था, सिंपल। सिमिलरली 164 भी ऐसा ही है। 165 कल भी मैंने बताया था एक्सक्लूसिव पावर है 165 में जज के पास। जज जो है कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो भी उनका मन करे, किसी भी फॉर्म में, किसी भी टाइम पे, किसी विटनेस से, किसी पार्टी से, चाहे वो रेलेवेंट पेस पे हो, इररेलेवेंट हो। ठीक है, और कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाने के लिए बोल सकता है, चीज को बोल सकता है। नीदर द पार्टीज, ना ही एजेंट, ऑब्जेक्शन क्रिएट कोई भी नहीं करेगा, ना ही पार्टीज ना ही एजेंट्स। ठीक है, और जो जजमेंट होगी वो किस बेस पे होनी चाहिए, जजमेंट जो है उन फैक्ट्स पे होनी चाहिए जो रेलेवेंट है और ड्यूली प्रूव्ड है, जजमेंट उसी बेस पे होनी चाहिए। पर प्रोवाइडेड एक और बताया क्या, कि ये सेक्शन ऑथराइज नहीं करता किसी भी जज को टू कंपेल एनी विटनेस टू आंसर एनी क्वेश्चन, जो 121 से 131 है वहां कंपेल नहीं कर सकते जज, एंड 148 या 149 वाले, नो शैल ही डिस्पेंस विद प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केसेस। इसका मतलब जहां प्राइमरी एविडेंस लेना चाहिए वहां पे प्राइमरी एविडेंस ही लिया जाएगा। जज ऐसे नहीं बोल सकता चल ठीक है प्राइमरी मतलब ऐसा कर सेकेंडरी लिया, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, 166 नॉर्मल है। सेक्शन लास्ट 167 जो बात करता है कोई भी नया ट्रायल नहीं होगा फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन या रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। द इम्प्रॉपर एडमिशन या रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, हमने बोला ये जो एविडेंस है एडमिट ही नहीं हुआ ढंग से, या मैंने बोला ये जो एविडेंस है इसको तो तुमने रिजेक्ट ही कर दिया, भाई ये कोई ग्राउंड नहीं है नया ट्रायल का। तुम कह रहे हो जज साहब प्लीज नया ट्रायल करो क्योंकि ना एडमिशन प्रॉपर नहीं हुआ, एविडेंस गलत लिए गए हैं, रिजेक्ट कर दिया, ये कोई तुम्हारा ग्राउंड थोड़ी ना कि नया ट्रायल कंडक्ट कर दो या जो मैंने फैसला दिया है उसको रिवर्स कर दूं, ऐसे नहीं हम कर सकते हैं। इट शैल अपीयर टू द कोर्ट बिफोर विच सच ऑब्जेक्शन इज रेज्ड। ठीक है, बट अगर मेरे को पता लगा मैंने ऐसा क्यों किया, मैं क्यों नहीं कर सकती न्यू ट्रायल, क्योंकि भाई मेरे पास सफिशिएंट एविडेंस थे जो मेरे डिसीजन को जस्टिफाई करते थे, इस वजह से मैं अपना डिसीजन अब रिवर्स नहीं करूंगी। इसका मतलब अब मैं कोई उस बेस पे नया ट्रायल नहीं करूंगी। किस बेस पे, अभी बताया इम्प्रॉपर एडमिशन या रिजेक्शन, प्रोवाइडेड वो एविडेंस जो मैंने दिए थे वो मेरे डिसीजन को जस्टिफाई करते थे। ओके, देखो अब इस वीडियो में इतना ही, मैंने इसमें पूरा एविडेंस एक्ट कवर कर दिया है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा। सिर्फ मेन पर्पस था AIBE एग्जाम के लिए कि हम लोग MCQs जब सॉल्व करें हमें वो एट अ टाइम क्वेश्चन बस क्लिक कर जाए कि हमने ये चीज कहाँ पढ़ी थी, और एक बार क्या है हम खुद भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं ना, जब हम पूरा पेरेग्राफ एक बार गो थ्रू कर लेते हैं ना, हम खुद सेटिस्फाई हो जाते हैं हाँ ये हम पढ़कर आए हैं, और हमें अलग ही फिर कॉन्फिडेंस भी आता है। अब देखो मेरे दो जो एक्ट हैं, एक IPC और एक कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे ये और करवाने हैं। अब आप लोग मुझे बता देना इसके MCQs जैसे सीरीज चल रही है वैसी ही MCQ सीरीज चाहिए, या जैसे अभी मैंने बेयर एक्ट की रीडिंग करी है वैसे ही आप लोगों को इनकी बेयर एक्ट रीडिंग चाहिए, क्योंकि देखो बिल्कुल कम टाइम है अब हमारे पास और हमें ये दोनों सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट करने नेसेसरी हैं। तो आप लोग ये मेरे को बता देना। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।